गुड मॉर्निंग एवरीबडी। MSBG कॉलेज अजबपुरा गठवाड़ी के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के सामने BA तृतीय वर्ष का पेपर फर्स्ट आधुनिक भारत का इतिहास आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा वह आंग्ल सिख युद्ध, अंग्रेज़ों और सिखों के मध्य जो युद्ध लड़ा गया 19वीं शताब्दी के मध्य में, उसके ऊपर आज चर्चा हम करेंगे। दो सिख युद्ध लड़े गए और अंत में मार्च 1849 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा पंजाब राज्य को पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो आइए हम 1849 से पहले की जो पंजाब की परिस्थिति थी और अंग्रेज़ों की जो नीति थी और पंजाब की जो स्थिति थी उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या कारण रहे दो आंग्ल सिख युद्ध हुए और अंत में पंजाब पर अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो पंजाब में सिखों को एकत्रित करने का जिसने काम किया, एक छत्र शासन के अधीन जिसने सिखों को रखा वह महाराजा रणजीत सिंह थे। रणजीत सिंह 1792 से लेकर 1839 तक पंजाब के एक छत्र महाराजा के रूप में शासन करते रहे और विभिन्न पंजाबी सरदारों को अपने अधीन करके एक खालसा सेना का उन्होंने गठन किया और उससे खालसा सेना के माध्यम से पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों पर, विशेषकर उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों पर उसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। आइए तो बाद में ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि जिसकी वजह से अंग्रेज़ों और सिखों के मध्य संघर्ष हुआ। 1839 में जब रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, उससे पहले रणजीत सिंह पंजाब को एक छत्र शासन के रूप में छोड़कर जाता है। उसके अधीन एक खालसा सेना थी जो काफ़ी शक्तिशाली थी। रणजीत सिंह की जब मृत्यु हुई तब लगभग 40,000 की खालसा सेना पंजाब के अधीन पंजाब में थी, लेकिन रणजीत सिंह की मौत के बाद इसकी संख्या दिनों दिन बढ़ती रही और खालसा सेना अब पंजाब के असैनिक कार्यों में भी दखल इंटरफेयर उसमें करने लगी। इससे वहाँ पर एक तरह से सैनिक शासन खड़ा हो गया। लेकिन रणजीत सिंह के जो बाद में उत्तराधिकारी है, रणजीत सिंह के मृत्यु के 6 वर्षों के अंदर वे इतने योग्य नहीं थे कि इस सेना को और अन्य पंजाब के जो विभिन्न दल है, विभिन्न जो संगठन हैं, उनको इकट्ठा करके पंजाब में एक शासन के रूप में शासन कर सके। तो रणजीत सिंह के उत्तराधिकारियों की कमजोरी के कारण ही पंजाब में एक तरह से अव्यवस्था फैल गई थी। तो थोड़ा सा हम रणजीत सिंह के उत्तराधिकारियों के बारे में बात करते हैं। 1839 जून 1839 में रणजीत सिंह की मौत के पश्चात उसका बेटा खड़क सिंह मृत्यु जून 1859 में। इसके बाद इसका बेटा खड़क सिंह पंजाब का शासक बना और वजीर जो प्रधानमंत्री के रूप में ध्यान सिंह जो थे, डोगरा सरदार ध्यान सिंह, वे वजीर के रूप में काम करते रहे। इस समय रणजीत सिंह के उत्तराधिकारियों के समय 2 प्रमुख दल थे जिनकी वजह से पंजाब में एक तरह से गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। इन दोनों दलों ने एक के बाद एक अपने पक्ष का समर्थन करते हुए पंजाब की गद्दी पर सिख व्यक्ति को बैठाया, परंतु आपस में वे संघर्ष करते रहे जिससे कि अंग्रेज़ों को पंजाब को जीतने में आसानी हुई। ये 2 सरदार थे, एक था संधावालिया दल और दूसरा था डोगरा। इस समय जो संधावालिया का जो दल था उसमें चेत सिंह, लहना सिंह, अतर सिंह और अजीत सिंह, इनका भतीजा अजीत सिंह ये मुख्य इस दल के नेता थे। इसी तरह
डोगरा दल में डोगरा जो सरदार थे उनमें ध्यान सिंह जो तत्कालीन वजीर भी थे, गुलाब सिंह, सुचेत सिंह और ध्यान सिंह के बेटे हीरा सिंह। मैं नाम लिख देता हूँ एक बार ताकि आपको समझने में आसानी हो। संधावालिया सरदार जो थे अपने दलों में चेत सिंह, अतर सिंह, रहना सिंह और उनके भतीजे अजीत सिंह। इधर डोगरा सरदारों में ध्यान सिंह जो तत्कालीन वजीर भी थे, गुलाब सिंह, सुचेत सिंह और हीरा सिंह। ये ध्यान सिंह के बेटे थे हीरा सिंह। तो इन दोनों दलों के दुश्मनी काफ़ी खतरनाक थी, जो आपस में संघर्ष करते थे, जिसका खामियाजा पंजाब को भुगतना पड़ा। रणजीत सिंह के बाद खड़क सिंह, ध्यान सिंह के द्वारा जो वजीर थे, खड़क सिंह को सत्ता पर बैठा दिया गया और ध्यान सिंह वजीर बन गए। इसी समय जो डोगरा सरदारों ने या डोगरा जो ध्यान सिंह के जो करीबी व्यक्ति थे उनके करीबी लोगों ने चेत सिंह की हत्या करवा दी। चेत सिंह जो खड़क सिंह का एक कथापात्र व्यक्ति था, संधावाले दल का सदस्य भी था, सरदार भी था, उसकी इन्होंने हत्या करवा दी। और बाद में ध्यान सिंह डोगरा सरदारों ने खड़क सिंह को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। और खड़क सिंह के बाद नौनिहाल सिंह पंजाब का शासक बना। ये खड़क सिंह का बेटा था। ध्यान सिंह वजीर बना। ध्यान सिंह के सहयोग से खड़क सिंह के बाद नौनिहाल सिंह सरदार बना। कुछ समय बाद जेल में ही खड़क सिंह की मृत्यु हो जाती है और जब खड़क सिंह का दाह संस्कार करके वापस नौनिहाल सिंह लौट रहे थे तो जो हजूरी बाग, जो दरबार के पास हजूरी बाग था, उसका जो द्वार प्रकोष्ठ की एक शेतीरी आकर गिर गई। उससे नौनिहाल सिंह की भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से 5 नवंबर 1840 को नौनिहाल सिंह की भी मृत्यु हो गई। अब वापस सत्ता खाली हो गई तो वापस संधावालिया सरदारों और डोगरा सरदारों के मध्य संघर्ष वापस छिन गया। गृहयुद्ध की स्थिति वापस बन गई। अब हुआ यूँ कि दोनों पक्षों ने अपने अपने समर्थन व्यक्तियों को, अपने अपने समर्थित व्यक्तियों को और सेना को, क्योंकि उस समय सेना एक ग्रुप था, काफ़ी ताकतवर भी थी, तो सेना को लालच दिया, धन आदि का लालच देकर अपनी अपनी ओर शामिल उन्होंने कर लिया। इस प्रकार से संधावालिया दल के सदस्यों ने जो नौनिहाल सिंह की जो माता थी चांद कौर, उसका समर्थन किया और चांद कौर को, राजमाता चांद कौर को पंजाब की सत्ता का संरक्षण कर दिया। चांद माता ने संरक्षण इसलिए स्वीकार किया कि नौनिहाल सिंह की जो पत्नी थी वह गर्भवती थी और भावी पौत्र की तमन्ना में, भावी पौत्र की उम्मीद में उन्होंने राजमाता के रूप में संरक्षण रूप में स्वीकार करना, पंजाब का संरक्षक बनना स्वीकार कर लिया। इसी तरह डोगरा सरदारों ने वजीर ध्यान सिंह के नेतृत्व में रणजीत सिंह के एक अन्य पुत्र थे शेर सिंह, उसका समर्थन किया। हालांकि कुछ समय तक संधावालिया दल के जो सरदार थे और इनके जो समर्थक नेता थे चांद कौर, राजमाता चांद कौर को समर्थन में पंजाब का शासन शुरू हो गया। परंतु चांद कौर के व्यवहार से पंजाब की जनता थी वह काफ़ी गणना करने लगी थी। अच्छा, इसलिए वापस पंजाब में गृहयुद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। और इस प्रकार से चांद कौर ने जब शासन किया तो वजीर, चूंकि वजीर अभी भी ध्यान सिंह ही था। वजीर कौन था? ध्यान सिंह, ताकि डोगरा बंधु नाराज न हो। रणजीत सिंह के समय में भी रहे, खड़क सिंह के समय में भी रहे और नौनिहाल सिंह के समय में भी ये वजीर रहे। इस प्रकार से अब
ध्यान सिंह के जो बाद में संधावाले दल के एक सदस्य थे अजीत सिंह, उन्होंने सितंबर 1843 में महाराजा जो शेर सिंह था, चूंकि जब दोनों के मध्य संघर्ष छिड़ गया तो वजीर ध्यान सिंह के नेतृत्व में शेर सिंह को पंजाब का महाराजा बना दिया गया। और वजीर कौन रहे? ध्यान सिंह। वजीर कौन रहे? ध्यान सिंह। अब जो संधावाले दल के सदस्य थे अजीत सिंह ने नवंबर 1843 में महाराजा की भी हत्या कर दी और वजीर ध्यान सिंह की भी हत्या कर दी। महाराजा की भी हत्या कर दी और वजीर ध्यान सिंह की भी हत्या कर दी। अतः ध्यान सिंह के पुत्र हीरा सिंह ने अपने पिता का बदला लेने के लिए अजीत सिंह और लहना सिंह, इनके चाचा और अजीत सिंह के भतीजे, दोनों की हत्या कर दी। इस प्रकार से गृह युद्ध की स्थिति वापस बन चुकी थी। जैसे शेर सिंह की हत्या हो गई, हत्या के बाद फिर से डोगरा सरदारों ने, चूंकि शेर हीरा सिंह बचा हुआ था, कि दलीप सिंह और हीरा सिंह वजीर बन गया। दलीप सिंह अल्पवयस्क था, उसको पंजाब का महाराजा बना दिया गया और हीरा सिंह क्या था? उनका वजीर बन गया, क्योंकि ध्यान सिंह की मौत हो चुकी थी। लहना सिंह, अजीत सिंह को भी इसने मार दिया था। अतः वापस डोगरा सरदारों ने पंजाब पर अपनी हुकूमत चलाना शुरू कर दिया और महाराजा रणजीत सिंह के बेटे दलीप सिंह को महाराजा पंजाब बना दिया गया। इसी तरह का ये षड्यंत्र चलता रहा 1844 तक आते आते। 1843 को बनाया गया, 1844 तक आते आते हीरा सिंह की भी हत्या कर दी गई। हीरा सिंह की भी हत्या कर दी गई और हीरा सिंह के स्थान पर जवाहर सिंह नया वजीर बना। दलीप सिंह महाराजा ही बने रहे और दलीप सिंह चूंकि अल्पवयस्क थे जब ये महाराजा बने, तो इनकी जो माता थी रानी जिंदल, वह संरक्षिका बनी थी। कौन थी? संरक्षिका। चूंकि अल्पवयस्क था, संरक्षिका थी, तो रानी जिंदल के भाई जवाहर सिंह अगले वजीर बने हीरा सिंह की मौत के पश्चात। लेकिन जो जवाहर सिंह थे वे असही, मतलब थोड़ा सा अयोग्य व्यक्ति, तो सेना भी उनसे नाराज थी। खालसा सेना भी था। खालसा सेना ने जवाहर सिंह को पद से हटा दिया और उनके स्थान पर लाल सिंह, अगला वजीर कौन बना? लाल सिंह वजीर बना, जो रानी जिंदल कौर का प्रेमी भी था। और दलीप सिंह महाराजा बना, रानी जिंदल कौर का प्रेमी लाल सिंह अगला वजीर बना। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1839 से 1845 तक 4 पंजाब के महाराजा बने और 4 ही वजीर नियुक्त हुए। इस प्रकार से पंजाब में एक तरह से अव्यवस्था का माहौल बना हुआ था और इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों को उठाना था। एक बार फिर से मैं इसका रिवाइज कर दूँ आप सबके सामने। पंजाब में अंग्रेज़ों के अधिकार से पहले रणजीत सिंह की मौत के पश्चात 2 दल बन गए थे, संधावाले दल और डोगरा दल। इनमें आपस में संघर्ष चल रहा था और एक के बाद एक इन्होंने महाराजा भी बनाए और वजीर भी एक के बाद एक नियुक्त होते रहे। इस प्रकार से पंजाब में अव्यवस्था फैलती गई और इसका फायदा अंग्रेजों ने अंतिम रूप से उठाया। आइए अब प्रथम आंगल सिख युद्ध की बात करते हैं कि उसके क्या कारण रहे। प्रथम आंगल सिख युद्ध, 2 सिख युद्ध लड़े गए। प्रथम आंगल सिख युद्ध 1845 से 46। रणजीत सिंह महाराजा रणजीत सिंह जब जीवित था तो 1838 ईस्वी में ही ब्रिटिश अधिकारियों ने कहना शुरू कर दिया था कि रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात ही हम पंजाब को धीरे धीरे अधिकृत करना शुरू कर देंगे। जब 1838 में लॉर्ड ऑकलैंड नए गवर्नर जनरल बनकर आए तो उन्होंने भी ये बात कहा कि भाई थोड़े ही समय की बात है कि हम पंजाब को अधिकृत कर लेंगे जैसे हमें मौका मिलता है। इसी तरह से लॉर्ड ऑकलैंड के जो उत्तराधिकारी बनकर अगले गवर्नर जनरल आए लॉर्ड एलन बरो,
उन्होंने तो महारानी विक्टोरिया को भी पत्र लिखा कि अब समय आ गया है कि पंजाब को अधिग्रहित कर लिया जाए, क्योंकि पंजाब इस समय अव्यवस्था का माहौल बना हुआ है और उत्तर पश्चिमी सीमा असुरक्षित है, ताकि उसको अंग्रेज़ों को उसमें खतरा उत्पन्न हो सकता है, अंग्रेज़ों को उससे खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसी तरह से उन्होंने 2 पत्र जो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री है ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, उनको भी लिखे कि हमें जल्द से जल्द पंजाब को अधिग्रहित कर लेना चाहिए, ताकि अफगानिस्तान की ओर से संभावित आक्रमण जो रशिया के साथ मिलकर संभावित आक्रमण कर सकता है उसको रोका जा सके। और सिंध को भी हम अपने अधिकार में कर चुके हैं, तो अगली बार ये पंजाब को ही कर सकते हैं। इस प्रकार से 1844 तक, जब तक लॉर्ड एलनबरो भारत के गवर्नर जनरल थे, पंजाब को लेने की पूरी प्लानिंग उन्होंने तैयार कर ली थी। जैसे कि कंपनी ने ये भी आरोप लगाया था कि क्योंकि पंजाब में आपस में गृह युद्ध चल रहा था, अव्यवस्था का माहौल बना हुआ था, इसलिए वहाँ पंजाब को अधिग्रहण करने की कोशिश की जानी चाहिए। एक तत्कालिक कारण, एक जो आग में गिर डालने का काम किया, वह एक अंग्रेज अधिकारी थे 1843 में, मेजर ब्रॉडफुट। वे लुधियाने में ब्रिटिश एजेंट थे, तो उन्होंने वहाँ के जो महंत थे, उनके जो पारिवारिक मामले थे, बड़े महंत थे आनंदपुर सोडी के, उनके मामलों में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। और उन्होंने ये भी घोषणा कर दी कि जो सतलज नदी के पूर्व के क्षेत्र वह सब ब्रिटिश साम्राज्य में एक आने वाले समय में मिला लिए जाएंगे। इसी तरह से अब एलनबरो का जो उत्तराधिकारी बनकर आया लॉर्ड हॉर्डिंग। कौन आया था? लॉर्ड हॉर्डिंग। नया गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग, गवर्नर जनरल। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय लड़ा गया था ये एक सैनिक था प्राय और गवर्नर जनरल बनकर आया, और इसकी पूरी तमन्ना थी कि पंजाब पर आक्रमण करके उसको अधीन कर लिया जाए। अतः पंजाब पर आक्रमण करने की इन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। बहुत सारी सेनाओं को दूसरी जगह से बुलाकर, वहाँ पर मुंबई वगैरह से आदि जगह से बुलाकर वहाँ पर युद्ध की तैयारियां करना इन्होंने शुरू कर दिया था। जब ये युद्ध की तैयारियों को सिख सेनाओं ने देखा तो उनमें भी गुस्सा व्याप्त हुआ, और उन्होंने भी पूरा प्लान बना लिया कि अब हम पंजाब में न लड़कर पंजाब के बाहर निकलकर अंग्रेजों से हम संघर्ष करेंगे। इस प्रकार से 11 दिसंबर 1845 को प्रथम झड़प हुई। 11 दिसंबर 1845 को प्रथम झड़प हुई अंग्रेजों और सिखों के मध्य। यहाँ जब अंग्रेज जनरल था सर डुगॉफ के नेतृत्व में एक अंग्रेज सेना थी। सिखों ने उनसे संघर्ष किया और सतलज पार किया। पहले सिखों ने सतलज पार किया। सिख सेना ने पूरा मन बना लिया था कि सतलज नदी को पार करके उन्हीं की जगह पर अंग्रेजों से संघर्ष किया जाए, और इस समय अंग्रेजों के नेतृत्व वाली एक सेना थी सर युगफ के नेतृत्व में, उससे उन्होंने संघर्ष किया और इस प्रकार से अंग्रेजों और सिखों के मध्य संघर्ष शुरू हो गया। तो 13 दिसंबर 1845 को, इसके 2 दिन पश्चात 13 दिसंबर 1845 को आधिकारिक रूप से लॉर्ड हॉर्डिंग ने सिखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अतः अब अंग्रेजों ने पूरी तैयारियां कर ली थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में प्रारंभ में 4 मुख्य लड़ाइयां लड़ी गई, 4 छोटे-छोटे युद्ध लड़े गए। जो मुदकी में हुआ था एक तो पहला संघर्ष, मुदकी के बाद फिरोजशाह में, फिरोजशाह के बाद बदौर और फिर आलीवार। यहाँ ये संघर्ष हुआ, यहाँ ये संघर्ष हुआ, 4 जगह लड़ाइयाँ लड़ी गई, परंतु इन लड़ाइयों का कोई नतीजा नहीं निकला। युद्ध अभी भी जारी रहा। अंतिम रूप से जो प्रथम आंग्ल में से युद्ध पर जो संघर्ष की समाप्ति की वह सबराओं की लड़ाई हुई। सबराओं का युद्ध हुआ फरवरी 1826 को।
इस सबराओं के युद्ध ने एक निर्णायक युद्ध के रूप में काम किया और सिखों को बुरी तरह अंग्रेजों ने पराजित किया। इस प्रकार से अंग्रेजों ने लाहौर, पंजाब की राजधानी लाहौर पर अधिकार कर लिया और सिखों को संधि करने के लिए बाध्य किया। तो सिखों को 9 मार्च 1846 में लाहौर की संधि करनी पड़ी। लाहौर की संधि, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि करनी पड़ी? लाहौर की संधि करनी पड़ी। इस संधि की कुछ शर्तें थी जिसके मैं आपको बता दूं। महाराजा, यानी कि महाराजा कौन था इस समय? दलीप सिंह। अल्पवयस्क था, किसके संरक्षण में था? रानी जिंदल, उसकी माता के संरक्षण में था। और वजीर कौन था? लाल सिंह। और सैन्य कमांडर कौन था? तेजा सिंह। ये 4-5 लोग इर्द गिर्द ही थे। पंजाब का पूरा नियंत्रण इन्हीं लोगों के पास था। अतः महाराजा ने सतलज पार के सभी प्रदेश अंग्रेजों को सौंप दिए, यानी कि सतलज के पूर्व के जो क्षेत्र थे वे अंग्रेजों को सौंप दिए। महाराजा ने दूसरी शर्त रखी गई, महाराजा ने सतलज और व्यास नदियों के बीच स्थित सभी दुर्गों पर से अपना अधिकार त्याग दिया और कंपनी ने उस पर अधिकार कर लिया। यानी कि सतलज और व्यास नदियों के बीच जो भी दुर्ग थे जो पंजाब के अधीन थे वह सब अंग्रेजों को उन्होंने सौंप दिया। अंग्रेजों ने उन पर अधिकार कर लिया। तीसरी शर्त है इस संधि की थी कि सिखों को युद्ध शक्ति पूर्ति के रूप में लगभग 1.5 करोड़ रुपए देना था। 50 लाख रुपए उन्होंने राजकोष से दिया और बाकी का जो पैसा उनको देना था उसके बदले उन्होंने व्यास और सिंध नदी के बीच स्थित पहाड़ी प्रदेशों जिनमें कश्मीर और हजारा का प्रांत सम्मिलित था वह अंग्रेजों को सौंप दिया। यानी कि 1.5 करोड़ रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति रखी गई और इस युद्ध क्षतिपूर्ति का हर्जाना के एवज में कश्मीर और हजारा जैसे प्रांत भी उनको सौंपने पड़े। महाराजा को अपनी सेना को सीमित भी करना पड़ा। अब पंजाब महाराजा के पास 12,000 की घुड़सवार की सेना रखी और 20,000 की पैदल सेना सीमित कर दी गई, इससे ज़्यादा वह नहीं रख सकते थे। इसी तरह से महाराजा दलीप सिंह कोई भी यूरोपियन, दलीप सिंह तो अल्पवयस्क था लेकिन जो भी उसका संरक्षण चला रहे थे उन्होंने शर्तें मानी थी। यानी कि महाराजा की ओर से कोई भी यूरोपियन या अमेरिकन व्यक्ति को कंपनी की बगैर इजाज़त के पंजाब में रहने की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह से महाराजा दलीप सिंह को महाराजा स्वीकार कर लिया गया, रानी जिंदन को उनकी संरक्षिका स्वीकार कर लिया और लाल सिंह को वजीर स्वीकार अंग्रेजों ने कर लिया। संधि भी इन्होंने ही की थी। और छठा जो शर्त रखी गई, सन हेनरी लॉरेंस को लाहौर में अंग्रेज रेजिडेंट के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अंग्रेज रेजिडेंट बनाया गया सर हेनरी लॉरेंस को। ब्रिटिश रेजिडेंट लाहौर में नियुक्त किया गया, यानी पंजाब में नियुक्त किया गया, जिसने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का वचन नहीं दिया। इस प्रकार से 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के परिणाम से। उसके 2 दिन पश्चात एक और पूरक संधि की गई 11 मार्च 1846 को, जिसमें वजीर लाल सिंह के अनुरोध पर, वजीर लाल सिंह क्योंकि महाराजा तो अभी अल्पवयस्क था, बालक ही था, तो वजीर लाल सिंह के अनुरोध पर अंग्रेजी सेना को 1846 के अंत तक रुकने का कहा गया कि अब 1846 तक रुक जाइए, क्योंकि वजीर को डर था कि पंजाब में विद्रोह हो सकता है और उनकी सत्ता जा सकती है। इसलिए उन्होंने 1846 के अंत तक उनको रुकने का आश्वासन दिया और लाहौर में अंग्रेज सेना बनी रहेगी और महाराजा की वे रक्षा करेगी। उसका भरण पोषण लाहौर दरबार करेगा, यानी कि जो भी खर्चा होगा वह लाहौर दरबार करेगा। यानी कि 9 मार्च को लाहौर की संधि होती है, उसके 2 दिन बाद एक और पूरक संधि वजीर लाल सिंह के द्वारा की जाती है, ताकि पंजाब पर एक तरह से इस प्रकार से इस पूरक संधि के द्वारा पंजाब पर एक तरह से अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। अब द्वितीय आंग्ल युद्ध की शुरुआत कैसे होती है? अंतिम जो युद्ध लड़ा गया द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ये लड़ा गया था 1848-49 में। अब चूंकि रानी जिंदन कौर और वजीर, इसके कई कारण मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा पृष्ठभूमि बता रहा हूँ, द्वितीय आंग्ल युद्ध की पृष्ठभूमि के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। लाल सिंह वजीर ने जैसा सोचा था और रानी जिंदन कौर ने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अब उसको अंग्रेजी नियंत्रण, उन लोगों को अंग्रेजी नियंत्रण धीरे धीरे छुपने लग गया। अंग्रेजी नियंत्रण
धीरे धीरे चुभने लग गया। इसी समय अंग्रेज़ों ने लाल सिंह को कहा कि कश्मीर का जो इलाका है ना, वह आप गुलाब सिंह को, सरदार गुलाब सिंह को दे दो। लेकिन लाल सिंह ने थोड़ी सी आनाकानी की और वहाँ का जो कश्मीर का गवर्नर भी था इमामुद्दीन, उसको लाल सिंह ने बड़गड़ाया भी, अंग्रेज़ों के खिलाफ उत्तेजित भी किया। जब ये जानकारी अंग्रेज़ों तक पहुँची तो उन्होंने एक कमेटी गठित की ताकि इसकी जांच पड़ताल की जा सके। उसमें लाल सिंह दोषी पाए जाते हैं और अंग्रेज़ लाल सिंह को अब निर्वासित कर देते हैं, लाल सिंह को निर्वासित कर देते हैं। और उसके पश्चात लाहौर का शासन एक प्रतिनिधि मंडल को सौंप दिया जाता है। लाहौर का शासन एक प्रतिनिधि मंडल को सौंप दिया जाता है, जिनमें 4 सदस्य होते हैं, फ़कीर नूरुद्दीन, तेजा सिंह जो सैन्य कमांडर था, शेर सिंह और दीनानाथ। इन 4 लोगों को अब पंजाब का शासन प्रतिनिधि मंडल के रूप में चलाना था। वजीर को निर्वासित भी कर दिया गया था। इसके पश्चात थोड़ा सा मैं हेडिंग लिख देता हूँ ताकि समझने में आपको आसानी है। युद्ध की पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं, कारण भी मान सकते हो आप इसको। वजीर लाल सिंह को निर्वासित करना, लाहौर का शासन प्रतिनिधिमंडल को सौंपना। जिनमें 4 सदस्य फ़कीर नूरुद्दीन, तेजा सिंह, शेर सिंह और दीनानाथ थे। इसी तरह 22 दिसंबर 1846 को भैरोवाल की संधि की गई। भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 को भैरोवाल की संधि की गई। इस संधि के अनुसार महाराजा के संरक्षण के लिए अंग्रेजी सेना का पंजाब में रहना स्वीकृत कर दिया गया, यानी कि महाराजा की सुरक्षा का काम अब कौन करेगी? अंग्रेजी सेना करेगी। इसके बदले में महाराजा को 22 लाख रुपए वार्षिक लाहौर दरबार को देना पड़ेगा। हालांकि महाराजा तो अल्पवयस्क था अभी भी, तो एक प्रतिनिधि मंडल उन्होंने गठित कर दिया था। एक तरह से शासन अंग्रेजों के हाथ में ही आ गया था। 22 लाख रुपए लाहौर दरबार को देना था अंग्रेजों की सेना के बदले में। पंजाब का शासन अंग्रेजों को अब सौंप दिया गया था आधिकारिक रूप से, और महारानी जो जिंदन कौर अब अंग्रेजों के लिए चुप रही थी, तो उसको हटाने के लिए उन्होंने कहा कि अभी महाराजा की लिखाई पढ़ाई में, शिक्षा में बाधा डाल रही है, तो इसको शेखुपुरा भेज दिया जाए 48 लाख रुपए वार्षिक के बदले में। 48 लाख रुपए उसको रहन सहन के उनको वार्षिक दे दिए जाएंगे। इस प्रकार से अब 22 दिसंबर 1846 तक भैरोवाल की संधि कर ली गई। इस प्रकार से अब पंजाब पर एक तरह से अंग्रेजों ने पूरी तरह से अधिकार कर लिया था। जनवरी 1848 में नया गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी भारत आया। वह एक साम्राज्यवादी व्यक्ति था और उसका सीधा मानना था कि कंपनी को अब ऐसे प्रदेश जिनको वह ले सकती है उनको लेने में कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, उनको सीधे ही अधिकार में ले लेना चाहिए। इसी समय अंग्रेजों को एक मौका मिल गया पंजाब पर अधिकार करने का। मूलराज का विद्रोह, मुल्तान का जो गवर्नर था मूलराज ने विद्रोह किया। विद्रोह के क्या कारण रहे? विद्रोह के कई कारण बताए जाते हैं कि रेजिडेंट जो ब्रिटिश रेजिडेंट था उसने 1846 में गवर्नर मूलराज को कहा कि आप 20 लाख रुपए नजराने के रूप में देने आपको है, और रावी नदी के जो उत्तर के प्रदेश है आपको छोड़ने पड़ेंगे। इसके अतिरिक्त आने वाले 3 वर्षों तक आपको 33% अधिक राजस्व देना पड़ेगा। अतः ये स्थिति ऐसी बन चुकी थी, तो मूलराज के लिए ऐसे नहीं था, तो मूलराज ने त्यागपत्र दे दिया। और जो नया ब्रिटिश प्रेसिडेंट बना था फेडरिक क्यूरी, उसने क्या किया, एक अलग व्यक्ति काहन सिंह को 30,000 रुपये वार्षिक के बदले मुल्तान का गवर्नर बना दिया, साथ में 2 अंग्रेज अधिकारी भी उनको भेज दिए। यहाँ पर मुल्तान के लोगों ने विद्रोह कर दिया और उन दोनों अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला, और मूलराज को जो मुल्तान का एक्स गवर्नर था उसको आमंत्रित किया कि वे हमारा नेतृत्व कीजिए। इसी समय हजारा के जो गवर्नर थे चतर सिंह, उसने भी विद्रोह कर दिया, और अंग्रेजों ने एक सेना जो विद्रोह को दबाने के लिए भेजी थी शेर सिंह, मूलराज मुल्तान पर भेजी थी शेर सिंह, जो चतर सिंह का ही बेटा था,
उसने भी क्या किया, वह भी विद्रोहियों के साथ मिल गया। अतः अब पूरी तरह से स्थिति बदल चुकी थी। अंग्रेजों ने थोड़ा सा इंतजार और किया ताकि पूरे पंजाब में एक तरह से विद्रोह फैल सके और आसानी से वह पंजाब को जीत सके, आसानी से वे क्या कर सके, पंजाब को जीत सके। अतः लॉर्ड डलहौजी ने अक्टूबर 1848 को पंजाब के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अक्टूबर 1848 को युद्ध की घोषणा कर दी। इससे पहले मूलराज का विद्रोह। इस सारी परिस्थिति कैसे बनी हुई थी, अंतिम परिस्थिति ये थी, अंग्रेज उनको अधिकार में पंजाब को लेना चाहते थे तो वो बहाना देख रहे थे। अतः युद्ध की जो पूरी तैयारी अंग्रेजों के द्वारा कर ली गई थी, 16 नवंबर 1848 को पहली झड़प हुई अंग्रेजी सेना और सिखों के मध्य। जनरल गफ के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना भेजी गई जो रामनगर के क्षेत्र में भीषण युद्ध हुआ दोनों के मध्य। हालांकि इसका कोई नतीजा नहीं निकला। इसके पश्चात जनवरी 1849 तक आते आते मुल्तान ने एक तरह से मूलराज ने अपने हथियार डाल दिए और मुल्तान पर धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपना शासन कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद चीलियालवाला का युद्ध लड़ा गया। चीलियालवाला का युद्ध लड़ा गया जिसमें अंग्रेजों को भारी क्षति उठानी पड़ी। यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी जो अंग्रेज सेना नायक था, जनरल गफ उससे काफ़ी नाराज हुआ और उसको पद से हटा दिया और उसके स्थान पर चार्ल्स नेपियर को भेजा जो सिंध विजय में अंग्रेजों का प्रमुख भागीदार था। उसने गुजरात के युद्ध में, ये गुजरात पाकिस्तान में स्थित गुजरात है, पंजाब में स्थित है, गुजरात के युद्ध जिसको तोपों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, सिख सेना को बुरी तरह से पराजित किया और लगभग सारे पंजाब पर अधिकार कर लिया। चीलियालवाला के युद्ध की पराजय मिली थी उसका उन्होंने बदला गुजरात अथवा तोपों के युद्ध के नाम से भी उसको जाना जाता है, उससे उन्होंने लिया। और 29 मार्च 1849 को डलहौजी ने पंजाब का अधिग्रहण करने की घोषणा कर दी। पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इसकी कई विद्वानों ने आलोचना भी किया। इसमें खुद सर हेनरी लॉरेंस जो एक्स ब्रिटिश रेजिडेंट थे पंजाब में, उन्होंने लॉर्ड डलहौजी की इस कार्य की आलोचना भी की है कि पंजाब का अधिग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन हेनरी लॉरेंस के जो भाई थे जॉन लॉरेंस, उन्होंने इसकी प्रशंसा की है कि पंजाब को मिलाया जो गया है वो सही किया है। लेकिन अब पंजाब को इसलिए मिलाया गया था कि लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि पंजाब में अव्यवस्था फैला रखी थी और पंजाब ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध कर दिया था। जबकि भेरोवाल की संधि के द्वारा देखा जाए तो पंजाब पर अंग्रेजों का ही अधिकार था, लगभग पूरी शासन व्यवस्था अंग्रेजों के पास थी। तो अंग्रेजों के खिलाफ किस तरह युद्ध करेंगे, तो एक बहाना था केवल पंजाब को जीतने का। और अंतिम रूप से डलहौजी ने अपनी साम्राज्यवादी नीति का पालन करते हुए पूरे पंजाब को 29 मार्च 1849 को अधिग्रहण कर लिया। इस प्रकार से भारत के अन्य क्षेत्रों जैसे बंगाल आदि का अधिग्रहण हो, उसी तरह पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया गया। अब बंगाल से उत्तर पश्चिमी भारत तक केवल अवध का क्षेत्र बचा हुआ था जो अंग्रेजों के अधीन नहीं था। बाकी उत्तर भारत पर पूरा ही किसका अधिकार हो चुका था, अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था। इस प्रकार से मैंने आपको सिख संघर्ष के बारे में, अंग्रेज सिख युद्ध के बारे में जानकारी दी। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।